हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेस विथ अजय सर के साथ। तो दोस्तों मैं बता दूं, इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत सा अच्छा इम्पोर्टेंट सा एक ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन बताने वाला हूं जो कि आपका ऑब्जेक्टिव होगा। तो दोस्तों यदि आप इस वीडियो में आए हैं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। आपको थोड़ा मोड़ा नहीं, बहुत कुछ सिखा कर जाऊँगा, वो भी ट्रिक से। यदि आप 12th का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो गाइस इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा यदि अच्छा लगे। तो दोस्तों मैं वीडियो को बिना देर किए स्टार्ट करता हूं कि इसमें मैं क्या पढ़ाने वाला हूं। एक बार इंट्रोडक्शन दे देता हूं। यानी कि जो आपका 12th यानी कि जो आपका इंटरमीडिएट का एग्जाम होने वाला है, जिसको आप लोग बोलते हैं 12वीं का एग्जाम, उसमें जो ऑब्जेक्टिव आता है उसमें 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, जिसमें आपको 100% में 50% ऑब्जेक्टिव को बनाना होता है। यानी कि 100 क्वेश्चन में आपको 50 क्वेश्चन बनाना होता है। तो दोस्तों देखिए आपके लिए कितना आसान हो गया। यह आपको एक स्कोरिंग मास मतलब हो जाता है, यानी एक स्कोरिंग टाइप होता है जो चैप्टर होता है सब ऑब्जेक्टिव का। तो दोस्तों मैं इसको साइंस मॉडल पेपर लेके आया हूँ आपके लिए, मतलब कि वो भी चुनिंदा क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में बार बार आता है, उस क्वेश्चन को मैंने चुन कर लाया हूँ। वो भी चैप्टर वाइज मतलब चैप्टर वाइज, यानी कि चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 वैसे करके लाऊंगा। उस फर्स्ट चैप्टर को मैंने फर्स्ट मॉडल पेपर लेकर आया हूँ। यानी कि जो आपका VVI क्वेश्चन है, यानी कि जो आपके लिए यहाँ से बोल सकते हैं, यानी कि VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। पता नहीं इसी टॉपिक से यही ऑब्जेक्टिव बार बार रिपीट करते हैं। दोस्तों आप भी जानते होंगे, आप अपने बड़े भाई से या किसी से भी पूछिएगा, क्वेश्चन बैंक उठा के पूछिएगा, सबसे अच्छा प्रूफ क्वेश्चन बैंक है। देखिएगा ये सब क्वेश्चन बार बार प्रत्येक साल पूछा हुआ है, प्रत्येक साल रिपीट करता है। तो दोस्तों मैं इस क्वेश्चन को लेकर आया हूँ। तो दोस्तों आप ऐसे चाहते हैं ऐसे क्वेश्चन को, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो डाले तो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और दोस्तों मैं आपसे आग्रह करता हूं तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको भी मालूम चले कि ऐसा क्वेश्चन आता है नहीं। विथ प्रूफ के साथ दिखाऊँगा कब आया है और कैसे आता है। हम बोल रहे हैं ना, आपको ऑप्शन तक भी चेंज नहीं मिलेगा। ऑप्शन इसमें ये रहेगा तो उसमें भी ऑप्शन यही रहेगा। क्वेश्चन यहीं से आएगा, कहीं और से भी नहीं आएगा। आप एक बार जरूर देखिएगा। आपका चैप्टर नंबर 1 है, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसको हिंदी बोल देंगे स्थिर वैद्युतिकी। यानी कि आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक से क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है। हम यहाँ पर पहले ही बोल दिए हैं आपको। एक बार यहाँ से देख लेते हैं, इसको साइड करके हम आपको दिखा देते हैं। देखिएगा हम ट्रिक से याद कराएंगे, यानी कि आप यहाँ से ट्रिक से याद करें। कैसे ऑब्जेक्टिव को ट्रिक से याद करते हैं। यदि आपको बिना मेहनत किए याद हो जाता है तो आपको क्या जाता है। आप 2 मिनट के ट्रिक में आपको पूरे ऑब्जेक्टिव याद हो जाएगा। तो आपको कहा जाएगा, तो आप वीडियो को अंत तक बने रहिए। और याद नहीं होगा तो पढ़ाना छोड़ दूंगा, ये मेरा गारंटी है। मैं याद कराकर छोड़ूंगा, इसमें कोई शक नहीं है। बस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। आपको भी फायदा लग गया होगा कि हाँ अपने से पढ़ते हैं या कहीं और पढ़ते हैं और इस वीडियो से पढ़ रहे हैं तो क्या फ़ायदा है। आपको इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताना होगा यदि आपको कुछ फ़ायदा होगा। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक बार हम आपको दिखा दें कि इसमें क्वेश्चन कितना लिया गया है। पूरे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें। तो हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले इसमें आपको आंसर देना है। इसमें आंसर दिया हुआ है, आपको आंसर को ढूंढना नहीं है। आपको आंसर को नहीं ढूंढना है, आपको पहले अपने से आंसर देना है इसको। उसके बाद मैं इसको आंसर बताऊंगा। साइड में इसका आंसर भी है, इसका PDF भी मैं दूंगा, इस PDF का मतलब PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। उस टेलीग्राम का चैनल का लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। वहां से आप जाकर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और अपना PDF ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर आपको PDF मिलेगा, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको बार बार एग्जाम में आता है। तो दोस्तों मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। आपका पहला क्वेश्चन है, जो पहला क्वेश्चन को मैं यहीं छोड़ता हूँ। पहला क्वेश्चन को सबसे लास्ट में कराऊंगा, आगे क्वेश्चन देखता हूँ। पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन अपना क्या कर रहे हैं, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान, जब किसी वस्तु को आवेशित करते हैं तो उसका द्रव्यमान क्या होता है। यानी मान लीजिए कोई वस्तु है, 2 वस्तु है, इसको आवेशित करेंगे तो उसका द्रव्यमान क्या होगा।
तो दोस्तों इसमें क्लियर ये नहीं किया गया है कि धन आवेशित करेंगे कि ऋण आवेशित करेंगे। दोस्तों यदि उसको हम आपको कंसेप्ट से बताते हैं, यदि उसको हम लोग धन आवेशित यानी कि प्लस चार्ज देते हैं, धन आवेशित मतलब प्लस चार्ज और ऋण आवेशित मतलब माइनस चार्ज। यदि किसी वस्तु को आवेशित करते हैं, खाली कह दिया है, ये नहीं बोला है कि धन आवेशित कि ऋण आवेशित। तो हम यहाँ पर दोनों डाउट क्लियर करते हैं कि यदि धन आवेशित कहेगा तो वहाँ पे आवेश का मतलब द्रव्यमान का होगा घट जाएगा, और वहाँ पर यदि ऋण आवेशित कहेगा यानी कि ऋण आवेशित किया जाता है तो यहाँ पे द्रव्यमान बढ़ जाएगा। दोस्तों एकदम डायरेक्टली उल्टा है। आप ये मत समझिए कि प्लस है तो बढ़ जाएगा और माइनस है तो घट जाएगा, नहीं, वैसा नहीं है। यहाँ पे पूरा उल्टा नियम लग गया है। यानी यदि प्लस चार्ज होगा उस पर, किसी भी वस्तु पर यदि प्लस चार्ज हो रहा है तो वहाँ पर उसका द्रव्यमान घट रहा है, और जहाँ पे माइनस चार्ज हो रहा है वहाँ पर उसका द्रव्यमान बढ़ रहा है। तो ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन नहीं पूछकर आपको क्या कह दिया है कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान, तो हम लोग कह सकते हैं उसका द्रव्यमान बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है आंसर ऑप्शन नंबर डी। यदि पूछता है कि किसी वस्तु को धन आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान घट जाता है, और किसी वस्तु को ऋण आवेशित किया जाता है तो उस वस्तु का द्रव्यमान घट जाता है। डायरेक्टली उल्टा है। आप ये मत समझिए कि प्लस है तो बढ़ेगा और माइनस है तो घटेगा, नहीं, यहाँ पर प्लस में घटेगा और माइनस में बढ़ेगा। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अगर चलते हैं अगला क्वेश्चन पे हम, तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, विद्युतशीलता का ए सही मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों आपको इसमें याद रख लेना है, विद्युतशीलता का ए सही मात्रक होता है, विद्युतशीलता क्या होता है ई, तो इसका ए सही मात्रक होता है पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर होता है इसका आंसर, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम, थोड़ा क्वेश्चन को बड़ा कर लेते हैं। आपको इधर इसको उठाकर रख लेते हैं, इसको इधर अरेंज कर लेते हैं, किधर भी चलना चाहिए। तो दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यानी एक ही पदार्थ के धातु के दो गोलों ए और बी दिए गए हैं, एक पर धन आवेश तथा दूसरे पर ऋण आवेश दिया जाता है। तो दोस्तों मैं अभी बताया आपको, यदि आपको प्लस चार्ज होगा तो द्रव्यमान आपका बढ़ेगा, और यदि माइनस चार्ज होगा तो द्रव्यमान आपका घटेगा। यानी कि यदि प्लस चार्ज होगा तो द्रव्यमान आपका बढ़ेगा, और माइनस चार्ज होगा, सॉरी द्रव्यमान यहाँ पर डायरेक्टली उल्टा हो गया। दोस्तों मैं आपको अभी बताए थे पीछे, यदि प्लस चार्ज होगा तो द्रव्यमान आपका घटेगा, जब आपका मास होगा यानी घटेगा, और यदि माइनस चार्ज होगा तो आपका द्रव्यमान का होगा बढ़ेगा, मास आपका क्या होगा बढ़ेगा। तो दोस्तों ये पर यही बताया गया है इस क्वेश्चन में, देखिएगा कि यदि किसी मतलब एक ही पदार्थ के धातु के दो गोले, यानी अलग अलग दो गोला ले लिया गया है, मान लीजिए ए वाला और ए वाला, तो और यहाँ ए और बी, मान लीजिए इसको ए नाम दे दीजिए, इसको बी नाम दे दीजिए, मतलब ए और बी है गोला, एक पर प्लस क्यू, मान लीजिए इस पर प्लस क्यू दिया गया है और इस पर माइनस क्यू, तो बोल रहा है दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। ए कहाँ पर ए, यानी प्लस, प्लस है तो द्रव्यमान घटता है, तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। बी का बोल रहा है बी का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, बी ऑप्शन मतलब माइनस है तो मतलब फैक्ट बात है, जहाँ माइनस आएगा वहाँ पर द्रव्यमान बढ़ जाएगा। तो यही आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो दोस्तों देख रहे हैं मैं आपको कॉन्सेप्ट के थ्रू समझा रहा हूँ। मैं चाहता तो आपको ई बी सी पास एक का ए, दो का बी, तीन का सी बोल कर चला जाता, लेकिन उससे आपको याद नहीं होता, वैसे तो आप भी कर लेते हैं। मैं आपको कॉन्सेप्ट जहाँ लग रहा है, जहाँ ट्रिक लग रहा है लगेगा उस तरह आपको समझाऊंगा और समझा रहा हूँ। दोस्तों यदि आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा कैसा लग रहा है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपना क्या कर रहा है, यानी धातु के बने गोले ए को धन आवेश दिया गया तथा गोले ए के बराबर द्रव्यमान के दूसरे धातु के गोले बी का उतना ही परिणाम का ऋण आवेश दिया जाता है। तो धन आवेश गोले का ए को दिया गया था, तो कह रहा है मान लीजिए कि दो गोला है, एगो ए, मान लीजिए कोई इस गोला को ए बोल दिया है, इस गोला को आपको
बी बोला है। क्वेश्चन में क्या बोला है, ए को धनावेश मतलब ए को आपको धन यानी प्लस चार्ज दिया गया है और बी को उतना ही ऋण आवेश दिया गया है। तो कह रहा है कि अब बोलिए, यानी कि ऑप्शन में स्टेटमेंट आपको दिया है, गोले ऑप्शन नंबर ए का कर है, गोले ए और बी का द्रव्यमान अभी भी बराबर हो। नहीं दोस्तों नहीं, गोले ए और बी का द्रव्यमान बराबर नहीं है। यहाँ पे प्लस आ गया, यहाँ पे ऑप्शन ए पर प्लस आ गया तो मतलब गोला पर, तो उसका द्रव्यमान घट गया, और गोला बी पर माइनस आया तो उसका द्रव्यमान क्या हो गया, बढ़ गया। तो इसीलिए हम ऑप्शन नंबर ए को हम लोग काट देंगे, नहीं होगा। गोले ए का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर प्लस है, द्रव्यमान कैसे बढ़ेगा, हम आपको अभी कंसेप्ट बताएं। यदि प्लस आता है तो द्रव्यमान क्या हो जाता है, घट जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी का कर है, गोले बी का द्रव्यमान घट जाएगा। यहाँ पे देखिए बी माइनस है तो द्रव्यमान घटेगा कैसे, यहाँ पे माइनस है तो बढ़ेगा, उल्टा होता है, अभी आपको पीछे ही बताया। यदि माइनस आएगा तो बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर सी का कर है, गोले बी का द्रव्यमान घट जाएगा। तो बी का घटेगा थोड़े ना, बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी भी आपका गलत हो गया। कह रहा है ऑप्शन नंबर डी, गोले बी का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। तो हाँ, गोला बी का क्या होगा, द्रव्यमान बढ़ जाएगा। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों देखिए, आप यदि किसी भी क्वेश्चन पर समझने में यदि 1 सेकंड ज़्यादा देते हैं, 2 सेकंड ज़्यादा देते हैं, तो आपको क्वेश्चन हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाता है। उस कंसेप्ट के साथ यदि आप याद कीजिएगा तो रटने के लिए तो कोई माना नहीं करता है। आप रटिएगा, एक बार टाइम वेस्ट होगा, आज रटिएगा कल भूल जाएगा। लेकिन यदि आप एक इमेज के द्वारा दिमाग में समझिएगा तो कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा देर तक याद रहेगा। तो दोस्तों हम चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। अपना अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है अपना कि विद्युत क्षेत्र ई से लंबवत रखे विद्युत ध्रुव अघूर्ण पी है। इस स्थिति में द्विध्रुव की स्थैतिक ऊर्जा शून्य मान लेने पर ई और पी के बीच थीटा कोण की स्थिति में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ से कि स्थितिज ऊर्जा मतलब बराबर होता है, उसको हम लोग ई से सूचित करते हैं, उसको आप लोग पी डॉट ई से लिख सकते हैं, यानी पी वेक्टर पी डॉट वेक्टर ई। और यहाँ पे दोस्तों आपको स्थितिज ऊर्जा बोल रहा है, तो आप दिमाग में इस नोट्स में लिख लीजिएगा, अपनी कॉपी में, स्थितिज ऊर्जा हमेशा निगेटिव में होता है। आप लिख लीजिए कहीं भी, स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, हमेशा निगेटिव में होता है। तो यहाँ पे कौन सा चिन्ह आ जाएगा, निगेटिव में, यानी निगेटिव लगा देंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, क्वेश्चन नंबर 7, कुल्लम बल है। कह रहे हैं दोस्तों कुल्लम बल क्या है, कुल्लम बल क्या होता है, यानी कुल्लम बल क्या है, केंद्रीय बल है। यानी कुल्लम बल, मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन है, उसमें कोई मतलब परमाणु है, कक्ष में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, तो उसको अपनी तरफ क्या करते हैं, वो अपनी तरफ उसको खींच के रखता है, अपनी तरफ सेंटर की तरफ क्या करते हैं। मान लीजिए कोई गोल है चीज़, उसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, तो अपनी तरफ अपने केंद्र की तरफ खींच के रखता है। और साथ ही साथ विद्युत बल भी है, यानी कि कह सकते हैं जो कूलम बल है वह केंद्रीय बल है और विद्युतीय बल है। तो आप यहाँ से हम आपको एक ट्रिक देते हैं कूलम बल से। देखिए आपको यहाँ पे कूलम है, क से स्टार्ट है तो केंद्रीय बल होगा, यहाँ पे ब है और क से स्टार्ट है, कूलम क से स्टार्ट है तो इसको केंद्रीय बल कह सकते हैं। और यहाँ पे बल में ब से स्टार्ट है तो उसे ब को व भी मान सकते हैं, यानी कि विद्युत बल भी है। तो आप इस ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, कूलम बल क्या है, केंद्रीय बल और विद्युतीय बल। तो इसको ऑप्शन नंबर 2 को नहीं ना रखेंगे, कोई और देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी का कट है, ए और बी दोनों। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर आपका 8 क्या कर रहा है, यानी कि यदि समरूप विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो समविभव होगा। तो दोस्तों आपको कुछ भी नहीं रटना है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को आप डायरेक्टली आप ट्रिक से याद कीजिएगा। आपको मैं बता रहा हूँ, यह क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, यह क्वेश्चन आपके लिए मतलब VVI है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट VVI। देखिए हमें 1 सेकेंड में आप इस ट्रिक को जाने के बाद आप 1 सेकेंड में किसी भी क्वेश्चन को इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन हो आप बहुत जल्दी 1 सेकेंड में सॉल्व कीजिएगा। हम मान लेते हैं यहाँ पर X Y Z, ये आपका क्या है, ट्रिक है, यही आपका क्या है, ट्रिक, यही आपका। दोस्तों मैं यहाँ से मिटाकर फिर से लेता हूँ। मान लीजिए आपका X है, Y है, Z है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिक। ये आपका ट्रिक हो गया।
दोस्तों मैं बता दूं, यदि आपको पूछे एक्स अक्ष की दिशा में, तो एक्स वालों को हम लोग ढक लेंगे, एक्स वालों का करेंगे, एक्स वालों को छोड़ देंगे। एक्स पूछेगा तो एक्स को छोड़कर और वाई और जेड को ले लेंगे। देखेंगे कि वाई और जेड ऑप्शन में कहाँ पर है, तो देखेंगे वाई और जेड के तल की दिशा में, तो ऑप्शन नंबर आपका सी आंसर हो जाएगा। यदि पूछे वाई अक्ष की दिशा में, तो वाई को छोड़कर दो को जो बचेगा, यानी वाई को छोड़कर एक्स और जेड बचेगा, तो एक्स जेड खोजेंगे, एक्स जेड तल की दिशा में। यदि जेड अक्ष पूछ दे तो जेड अक्ष को छोड़कर एक्स वाई खोजेंगे, यानी एक्स वाई तल की दिशा में। तो दोस्तों आप इस ट्रिक से बहुत आसानी से याद कर ले होंगे। यदि आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप याद कीजिए, यही ट्रिक आप विदिन 1 सेकेंड में उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो दोस्तों हम अगला क्वेश्चन चलते हैं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर देख सकते हैं, राइट आंसर दिया हुआ है। हम लोग आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विद्युत आवेश का क्वांटम ESU मात्रक में होता है। ESU मात्रक में क्या होता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए होता है राइट आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। स्थिर विद्युत क्षेत्र क्या है, संरक्षण है, यानी कि इसको आप याद कर सकते हैं। स्थिर विद्युत क्षेत्र क्या है, आपका संरक्षी है। यहाँ से आप थोड़ा सा देख सकते हैं, आपको हम यहाँ से ट्रिक बोल देता हूँ, थोड़ा सा याद करने का ट्रिक, फनी ट्रिक जिसको बोल सकते हैं। यानी कि आधा 100 से स्टार्ट है, स्थिर जो लिखा हुआ है आधा 100 से स्टार्ट है, इसको हम पूरा 100 मान लेंगे तो देखेंगे इसमें 100 का है, पूरा 100 से स्टार्ट है, यानी संरक्षी। स्थिर क्या है, आधा 100 से स्टार्ट है, तो इसको हम पूरा 100 मान लेते हैं याद करने के लिए। यदि पूरा 100 मान ले तो क्या इससे क्या निकलेगा, आपको संरक्षी निकल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप याद कीजिएगा मानकर। तो चलते हम अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर अपना 11। एक एकांकी चालक के लिए निम्न में से कौन अनुपात अचर रहता है, यानी कि आप बोल सकते हैं कि कुल आवेश बटा विभव, यानी कि इसको बोल सकते हैं Q बटा V। Q बटा V क्या होता है, आपको अचर रहता है। आगे चलते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे चलेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 12 पे। हम क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। एक कूलम आवेश बराबर कितना होता है, तो आपको एक कूलम आवेश बराबर, यानी इसको आप लिख सकते हैं Q लिखिए या C लिखिए, तो बात बराबर है। उसको होता है 3 × 10 के पावर 9 होता है, 3 × 10 के पावर 9 होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ भी आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर दिया हुआ है। तो गाइस आपको बगल में आंसर दिया हुआ तो उसी से नहीं करना है। यदि आपको मैं समझा रहा हूँ तो उस टाइप को आपको समझना है, ताकि आपको ऑल क्वेश्चन कहीं और आए तो आपको मतलब दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। अगला क्वेश्चन पर हम चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर क्या बढ़ा है, एक विद्युत द्विध्रुव को विपरीत आवेशों से बना है, उनके परिमाण इतना और इतना है और उनके बीच की दूरी इतना द्विगुण अगर निकालें। तो हम दोस्तों बता दें, कोई भी आवेश है, मान लीजिए समान आवेश है, तो उसको मतलब द्विध्रुव आघूर्ण को हम लोग टॉर्क से सूचित करते हैं। उसका फार्मूला होता है Q × 2L। 2L का है उन दोनों आवेशों के बीच का दूरी है, तो इस फार्मूला से आप निकाल सकते हैं। तो आप फार्मूला से निकालिएगा तो आपका आएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या बढ़े, एक आवेशी चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, यानी कोई भी मान लीजिए कोई चालक है, यहाँ पर कोई भी चालक है, यानी आवेशित है, मान लीजिए यहाँ पर आवेशित है, तो इस पर विद्युत क्षेत्र का दिशा का मतलब दिशा होता है, मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर होती है, इसका लंबवत होता है, लंबवत होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अपना अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 15। दो बिंदु आवेश पहले वाई में तथा फिर के परिवर्तक वाले माध्यम में उतना ही परस्पर दूरी पर रखे जाते हैं। दोनों दिशाओं में आवेशों के बीच लगने वाला बल का अनुपात होगा। तो देखिएगा हम आपको समझाते हैं। मान लीजिए कोई बल F लग रहा है, कोई मतलब कोई भी माध्यम नहीं है तो F लग रहा है। यदि उसको के परावर्तक माध्यम में रख देते हैं तो F बटा के लगने लगेगा। अब पूछ रहे हैं दोनों का अनुपात, तो हम लोग यहाँ से देखेंगे F अनुपात F बटा के, तो यहाँ पे F से F कट जाएगा, आपको क्या बचेगा 1/1/F, तो क्या बचेगा 1, सॉरी यहाँ पर के होगा, तो आपको क्या यहाँ से कट छट के क्या आएगा, आपको के अनुपात 1 आ जाएगा, के अनुपात 1। तो आप इसको देखेंगे के अनुपात 1 कहाँ है, तो अपना ऑप्शन नंबर बी में क्या दिख रहा है,
के अनुपात 1 दिख रहा है, यही आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 का बड़ा है, किसी विद्युत रोधी माध्यम का परावैद्युतांक, किसी विद्युत रोधी माध्यम का परावैद्युतांक अपेक्षिक परावैद्युतांक ER हो सकता है। तो हमेशा जो होता है आपको बता दें, ER जो ER होता है ना, हमेशा आप लिख लीजिएगा, हमेशा 1 से बड़ा होता है। जो आपका माध्यम का परावैद्युतांक यानी अपेक्षिक परावैद्युतांक जो ER यहाँ पे दिखा रहा है, ER उसका मान होता है हमेशा 1 से ज़्यादा। यदि आपको इसमें ऑप्शन में 4 भी दिया रहता ना तो 4 हो जाता। और देखिए ऑप्शन में माइनस दिया हुआ 1 से ज़्यादा, वो पॉजिटिव में, यानी -1 दिया हुआ ये भी नहीं होगा, 0 दिया है ये भी नहीं होगा, 0.5 दिया हुआ ये भी नहीं होगा, 5 दिया है ये हो जाएगा, क्योंकि उसका नियम ही कहता है कि ER यानी कि अपेक्षिक परावैद्युता का मान होता है 1 से ज़्यादा। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर इसका जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अपना अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन 17 नंबर पे, विद्युत क्षेत्र E और विभव V के बीच संबंध होगा। तो आपको डायरेक्ट लिख सकते हैं E बराबर dV/dx, कितना हम इतना ही मार जाएगा, E बराबर dV/dx, लेकिन नहीं, यहाँ पे माइनस रहता है, इसीलिए कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, माइनस लगाकर इसको हम लोग बनाएंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका 18, यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित किया जाता है तो उनके भीतर का विभव होगा। यानी किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित किया जाता है तो उनके भीतर का विभव होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं धनात्मक और समरूप। यानी यदि धन आवेशित करेंगे तो हमारा धनात्मक होगा ही और समरूप होगा, यानी कि सभी होगा। यानी इसको मान लीजिए हम धन आवेश देते हैं, प्लस चार्ज देते हैं, तो ये तो प्लस चार्ज होगा ही, लेकिन सब जगह क्या होगा, समान रूप से बटेगा। प्लस चार्ज होगा और वो भी आपको समान रूप से बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि धनात्मक और समरूप होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर, देखते हैं एक बार अब क्वेश्चन कितना है टोटल। टोटल क्वेश्चन है 37। दोस्तों इसको हम लोग जल्दी जल्दी करते हैं थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग कर लिए। क्वेश्चन नंबर 19, साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या, यानी कि साबुन को बुलबुलों के यदि आवेशित करे या धन आवेशित करे या ऋण आवेशित करे, हमेशा उसका जो आकृति होता है या त्रिज्या होता है हमेशा बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यानी कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ए सही मात्रक होता है, यानी कूलम इंटू मीटर, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, यानी कि विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करने वाले एक इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग विद्युत क्षेत्र से भिन्न दिशा में है, विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनों का पथ होगा, तो अब इसको बोल सकते हैं प्रवलयकार, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। इस चीज़ को आपको डायरेक्टली याद करना है। क्वेश्चन नंबर 22, ई एप्सिलॉन की विमा होती है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। एम इसको बोल सकते हैं M-1 L-3T4A2, इसको डायरेक्टली आप याद कर सकते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन का बड़ा है, क्वेश्चन नंबर 23, दो समजातीय व बराबर आवेश Q को मिलाने वाली रेखा के बीच में एक अन्य आवेश Q रखने पर निकाय संतुलित हो जाता है, तो Q का मान होगा, यानी कि उसका Q का मान -Q/4 होगा। ये डायरेक्टली आपको याद करना है, क्योंकि आप इसको बनाइएगा तो बहुत ज़्यादा प्रोसेस लगेगा, लेकिन यही क्वेश्चन सेम टू सेम बिना लैंग्वेज चेंज किए आपको एग्जाम में पूछ देता है, इसलिए आप इसको डायरेक्टली याद कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा क्या ऊर्जा, यानी कि आपको लिखेंगे EV, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा क्या मापा जाता है, ऊर्जा को, इसलिए आपको ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 24, एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है, स्थिर आवेश उत्पन्न करता है, कोई भी मान लीजिए कोई आवेश है वह स्थिर है, रुका हुआ है, तो केवल और केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। यदि
चल रहा है, समान चाल से चल रहा है, तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा। यदि वह मतलब बदलते हुए वेग से कम बेसी चल रहा है तो विद्युत क्षेत्र प्लस चुंबकीय क्षेत्र प्लस बहुत सारा एनर्जी निकलेगा। यदि इस चीज़ को कंसेप्ट आप जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर इस चीज़ का यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का वीडियो में बनाकर डाल चुका हूँ, आप वहाँ जाकर देखिए, पूरे कंसेप्ट से समझाया हूँ, आप कभी नहीं भूलेगा यदि एक बार समझ लीजिएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे, इसीलिए आपका इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में किसका अस्तित्व संभव नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी का संभव नहीं है। इसलिए संभव नहीं है, तो देखेंगे हम लोग सब में 16 से भाग देते, एक बार में कट जाएगा, ए भी कट जाएगा, 4 बार में ए भी कट जाएगा, 2 बार में, लेकिन 24 नहीं कटेगा, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे मुक्त आकाश यानी फ्री स्पेस की परावैद्युता होती है, यानी इसको एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है 8.85 गुने 10⁻⁻12 फराडे पर मीटर, यानी ऑप्शन नंबर आपका इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या आपको हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 28 क्या करें, यदि दो आवेशों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल यानी कि हो जाएगा 1/4, क्योंकि फार्मूला आपका होता है F = K Q1 Q2/r²। यदि उसको आप मतलब आधा कीजिएगा, मतलब कि उसका दूरी का कीजिएगा दोगुना कीजिएगा, तो यानी 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर होगा आपका 4, यानी कि 1/4 हो जाएगा वहाँ से, तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम। पी आघूर्ण वाला एक द्विध्रुव क्षेत्र ई के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, तब इसका बल आघूर्ण होगा। पहले क्या होता है, बल आघूर्ण टॉ = PE आपका होता है PE साइन थीटा। तो जब साइन 90 डिग्री रखेंगे यहाँ पर थीटा का मान, तो साइन 90 1 हो जाएगा, तो आपका क्या बच जाएगा PE यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, ई तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में पी द्विध्रुव आघूर्ण वाले विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल बल आघूर्ण होगा, यानी क्या होता है P×E वही होता है टॉर्क = P×E। यदि यही आपको क्रॉस हटता है तो PE साइन हो जाता है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा P×E। अगला क्वेश्चन में देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, किसी विद्युत द्विध्रुव के अक्ष से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, यानी ऑप्शन नंबर डी E डायरेक्टली प्रोपोर्शनली होता है 1/r³ के। ये भी डायरेक्ट आपका सारे क्वेश्चन आपको पूछा गया है एग्जाम में और बार बार यही आता है, तो आप इसको याद भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, विद्युत तीव्रता के बीमा है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसको बोल सकते हैं M1 L1 T-3 I-1, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका 33 नंबर क्वेश्चन, किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान होता है, यानी आप उसका 0 होता है, यानी कोई भी आवेशित है, मान लीजिए कोई आवेशित गोला है यहाँ पर, ठीक है, इसके अंदर जो होगा विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा 0 होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बढ़ा है, किसी चालक पदार्थ के गोले को आवेशित देने पर वह विद्युत होता है, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, किसी परावैद्युत का परावैद्युतांक यदि ई आर हो तो उसमें दो बिंदु आवेशों के बीच क्रियाशील बल F हो, तो परावैद्युत को हटा देने पर उन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला क्रियाशील बल होगा, यानी कि आपका FER हो जाएगा या ERF हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कर है, R दूरी से अलग दो आवेशों के बीच बल F लगता है, यदि आवेशों का मान दोगुना कर दिया जाए तो उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल क्या हो जाएगा। कोई मान लीजिए कोई फार्मूला होता है F = K Q1 Q2/r², क्या कह रहा है कि बीच
बल एफ लग रहा है। यदि अब एसओ का मान दुगुना किया जाए तो यानी इसको दुगुना कीजिएगा, इसको दुगुना कीजिएगा और उनके बीच की दूरी को आधा कीजिएगा, यानी कि 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4 को जाएगा ऊपर। 2 में से 2 गुना होगा तो 4 हो जाएगा, जब और 4/1/4 इधर आएगा तो 4 गुने 4/1 लिख सकते हैं, यानी 4 चौका 16 यानी 16 गुना हो जाएगा। पहले जितना बल लग रहा होगा उसका 16 गुना हो जाएगा। पहले एक बल लगता था, अब कितना लगेगा? 16 गुना हो जाएगा। चलते हम लोग अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है और वो भी लास्ट क्वेश्चन है। ऐसे आप देख सकते हैं, किसी दी गई दूरी पर स्थित 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच क्रियाशील गुरुत्वाकर्षण बल और विद्युतीय बल का अनुपात होता है, यानी कि एफ जी, इसको बोल सकते हैं एफ जी बटा एफ ई का वैल्यू कितना होता है? आप इसको याद कर सकते हैं, 10⁻⁻42 होता है। तो दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा, समझाने का तरीका कैसा लगा, आप इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। यदि आपको अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।